हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। आप जानते हैं कि चूँकि आधुनिक भारत में ऐसी ढेर सारी यूरोपीय कंपनियाँ जो आई भारत में व्यापार करने, कुछ कंपनियों ने अपने आप को सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रखा, लेकिन कुछ कंपनियों ने भारत के व्यापार के साथ साथ भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया। और भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली जो पहली कंपनी थी वो फ्रांसीसी कंपनी थी। यद्यपि अलग की बात है कि फ्रांसीसी कंपनी को मात दे करके ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चल करके भारत में सबसे बड़ी जो है कंपनी के रूप में स्थापित हुई, जिसने आगे चल करके भारत में 100 सालों तक हुकूमत किया। तो आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी से यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद फिर आप देखेंगे तो 1596-97 ईस्वी में फिर डच आए, फिर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में इसमें फ्रांस का शासक था लुई 14वां फ्रांस का शासक था। उसका मंत्री था कोलबर्ट। उसका मंत्री कोलबर्ट जो है उसने पूर्व के देशों के व्यापार के महत्व को समझते हुए उसने यह महसूस किया कि हमें भी एक ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो जाकर के पूर्व के देशों में व्यापार करे। इसीलिए जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ। यद्यपि 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी भारत आई और अब देखेंगे तो 1667 ईस्वी में ही आप देखेंगे तो इस समय भारत में अगर आप केंद्रीय सत्ता की बात करेंगे तो भारत में केंद्रीय सत्ता में मुगल वंश का हुकूमत था। मुगल साम्राज्य का। और मुगल साम्राज्य में इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब के शासनकाल में ही फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1667 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। इसके अलावा 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित हुई वह आंध्र प्रदेश, गोलकुंडा के आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इसका स्थापित हुई। और आगे चलकर देखेंगे तो 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी नेक्स्ट फैक्ट्री पुगनगेरी गांव में स्थापित की, जो आगे चल कर के पांडिचेरी के नाम से जाना गया। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने आगे चल कर के यमन, माहे, कराईकल इन सभी क्षेत्रों में अपनी उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फ्रांसीसी कंपनी को द इंडस ओरिएंटल के नाम से जाना जाता था और फ्रांसीसी कंपनी का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे कमिश्नर कहा जाता था। हालांकि बाद में जो है कमिश्नर को हटा करके गवर्नर के रूप में जो है गवर्नर, सर्वोच्च अधिकारी जो था वो गवर्नर हुआ। प्रारंभिक जो पहला कमिश्नर हुआ वह फ्रैंको कैरो था। फ्रैंको कैरो जो था वो भारत में पहला फ्रांसीसी कमिश्नर हुआ। और आगे चलकर देखेंगे तो जब कमिश्नर का पद समाप्त हुआ तो सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर हुआ और भारत में पहला जो फ्रांसीसी गवर्नर हुआ वह मार्टिन हुआ। इसके अलावा और भी कई गवर्नर हुए, जिसमें आप देखेंगे तो मार्टिन हो गए, लियो हुए, ड्यूमा हुए, डुप्ले, जिसमें डुप्ले जो था वो सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध जो है वह फ्रांसीसी गवर्नर हुआ। उसने क्या किया, उसने जो है महत्वाकांक्षी था और वह फ्रांसीसियों को सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था, वह व्यापार के साथ साथ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप चाहता था। यही वजह है कि आप देखेंगे वह इतना महत्वाकांक्षी था कि उसकी फ्रांसीसियों को नौसैन्य शक्ति कमज़ोर होने के बावजूद भी जो है उसने अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर से उस समय जो है अपनी सुरक्षा कर ली, जिस समय फ्रांसीसियों की स्थिति एकदम कमज़ोर थी। ठीक, डुप्ले आप देखेंगे 1752 तक डुप्ले जो है फ्रांसीसियों गवर्नर रहा। लेकिन चूँकि फ्रांसीसी कंपनी जो थी यह एक प्राइवेट कंपनी थी और अगर आप देखेंगे तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी इस पर जो है सरकार का हस्तक्षेप था, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान थी। जो गवर्नर होते थे वो युद्ध कर सकते थे, संधि कर सकते थे, ठीक, संबंधित राज्य अथवा राजा के साथ संबंध स्थापित करते थे। ठीक, इन ढेर सारे मामलों में वो स्वतंत्र थे। इसके बाद देखेंगे तो आगे चल कर के लगातार डुप्ले युद्ध में उलझने के कारण जो है फ्रांस की सरकार को लगा कि डुप्ले जो है फ्रांसीसियों का समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, इसलिए डुप्ले को वापस बुला लिया गया। किंतु डुप्ले को वापस जाते ही
फ्रांसीसियों का जो भारत में शासन करने का सपना था वो धीरे धीरे टूटता हुआ नज़र आया, क्योंकि डुप्ले के बाद जो अगला फ्रांसीसी गवर्नर आता है काउंट डी लाली, काउंट डी लाली आता है। काउंट डी लाली उतना ज़्यादा योग्य और दूरदर्शी नहीं था जितना योग्य और दूरदर्शी डुप्ले था। यही वजह है कि काउंट डी लाली ने क्या किया, उसने जो है समझौतावादी रुख अपनाया, और उधर इस समय जो है ब्रिटिश अधिकारी जो था वह रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही दूरदर्शी और योग्य था। उसने अपनी दूरदर्शिता और योग्यता के बल पर जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीत लिया। हालांकि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद उसके पास इतना ज़्यादा संसाधन आ गया, उन्हीं संसाधन के बल पर जो है उसने दक्षिण में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अगर आप दक्षिण में फ्रांसीसियों की बस्ती देखेंगे तो चूँकि पांडिचेरी जो था दक्षिण में, वो फ्रांसीसियों का व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था, व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो कर्नाटक जो था वेस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। तो दोनों के मध्य जो है आप देखेंगे तो लंबे समय से टकराहट चल रही थी। क्योंकि यूरोप में जो आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, तो भारत में भी दोनों व्यापार कर रहे थे। तो इनकी मंशा यही हुआ करती थी कि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोमिनेट करके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको नुकसान पहुंचा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, ये उनकी जो है इच्छा हुआ करती थी। यही वजह है कि आप देखेंगे तो जब प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 तक चला, तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का भारतीय भूभाग से कोई लेना देना नहीं था। अब चूँकि जो है यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के आमने सामने थे, तो भारत में भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए, और फलस्वरूप इसका परिणाम प्रतिफल ये हुआ कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब चूँकि यूरोप में संधि हो गई, दोनों में जो है सामंजस्य स्थापित हो गया, दोनों ने युद्ध में विराम की घोषणा कर दी, तो फलस्वरूप जो है भारत में भी बिना किसी निष्कर्ष के इन्हें युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। और एक्सला शापेल की संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। किंतु द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो था, चूँकि अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब, इन दोनों की लगभग 1748 ईस्वी तक मृत्यु हो चुकी थी। तो इनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो गया था। हैदराबाद के जो नवाब था, यानी कि हैदराबाद का जो निजाम था, उसके दो पुत्र प्रमुख थे जो उत्तराधिकार के लिए दावेदार कर रहे थे, जिसमें मुजफ्फर जंग था और नासिर जंग था। वहीं अगर कर्नाटक के नवाब की बात करें तो अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब का पुत्र था, उनका दामाद था चंदा साहब। ये दोनों आपस में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, और फलस्वरूप यही एक अवसर मिल गया। एक ने फ्रांसीसियों का समर्थन किया और दूसरे ने ब्रिटिश का समर्थन किया। तो पहली बार जो है यूरोपियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिला, और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 54 तक चला। इसमें अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन जो है फ्रांसीसियों ने किया। तो मुजफ्फर जंग का समर्थन, यानी कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के समर्थन में फ्रांसीसी रहे, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन के समर्थन में फ्रांसीसी रहे। वहीं ब्रिटिश की बात करेंगे तो हैदराबाद में वो नासिर जंग के समर्थन में रहे, और इधर जो है कर्नाटक में वो चंदा साहब के समर्थन पर रहे। जब तक 1752 ईस्वी तक डुप्ले था, तब तक फ्रांसीसियों की स्थिति बहुत मजबूत थी। लेकिन जैसे ही जो है डुप्ले को वापस बुलाया गया 1752 ईस्वी में, वैसे फ्रांसीसियों की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, और अंततः ब्रिटिश सरसाहबी होने लगे। और 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत हो गए, और वहाँ के संसाधनों के माध्यम से उन्होंने एक मजबूत सेना का गठन किया। और आप देखेंगे तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दरमियान ही, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1756 से लेकर के 1763 तक प्रारंभ होता है, उसी दरमियान 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से पराजित किया, और फलस्वरूप जो है भारत में फ्रांसीसियों का शासन करने का जो सपना था वो हमेशा के लिए वो सपना टूट गया। और इस तरीके से अब भारत में सिर्फ एक कंपनी बची, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने अपने आप को सुपीरियरिटी के रूप में, सुप्रीमो के रूप में स्थापित कर दिया, और फिर आगे चल करके उसने 100 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। ठीक,
तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।